Hello and good morning everyone. I welcome you all at OS IS. I hope everyone is doing well. So today is 18 December 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So let's see the topics which we are going to cover here today. First article is One Nation One Election. यहाँ पर अभी जो बिल है आपका प्रपोज हुआ है तो क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखेंगे. फिर हमारा नेक्स्ट है बंगलार बारी स्कीम है ये हमारी, तो ये वेस्ट बंगाल में यहाँ पर लॉन्च हुई है. क्या है स्कीम इसके बारे में देखेंगे. फिर ये जो तीनों है आपके एडिटोरियल सेक्शन के आर्टिकल है, इसमें हम एआई सर्विलेंस जो अनरेगुलेटेड जो एआई गवर्नेंस है इसके बारे में है. स्टक इन क्लासरूम, चैलेंजेस इन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड लास्ट में है आपका चाइना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेट कलेक्टर. ओके, तो ये आज के जो आर्टिकल्स हैं ये वाले तो आपके एनालिटिकल कह सकते हैं कि न्यूज़ है और आर्टिकल्स हैं, तो इन्हें यहाँ पे थोड़ा सा इसका हमें एनालिसिस चाहिए और ये थोड़ा सा आपके लिए मतलब कि ये तो अपडेट हो गया और ये आपकी स्कीम यहाँ पर फैक्ट आ जाती है. तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स, तो हम इसे पूरा यहाँ पर कंप्लीट इसका एनालिसिस करेंगे. सो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल एडवर्स IS, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. चलिए स्टार्ट करते हैं. वन नेशन वन इलेक्शन. सो 2 बिल ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस रॉक पार्लियामेंट. ओके, तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है एक्चुअली, जो ये हमारा 129th, ये याद रखना 129th अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द हाउस. यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ, इसमें 263 जो मेंबर्स थे इसके फेवर में थे और 190 ने इसे क्या किया है, अपोज किया है. अभी यहाँ पे ज्वाइंट पार्लियामेंट सिटिंग होगी क्योंकि जो प्रेसिडेंट वोटिंग में जिसके तहत मतलब आना चाहिए, जितना फेवर में आना चाहिए था, वोट उतने नहीं आए हैं. तो अभी यहाँ पे ज्वाइंट पार्लियामेंट सिटिंग होगी. फर्दर हम देखते हैं क्या इसमें चीजें निकल कर आती हैं. ठीक है, अब देखो वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, आप सभी को यहाँ पर इसके बारे में काफी अच्छे से पता है कि जो आपकी लोकसभा की, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज, इन सभी के इलेक्शन कैसे हो आपको एक साथ देखने को मिले. बट इसमें कुछ हमें चैलेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं. हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि मैसिव एक्सपेंडिचर होता है. जैसे कि अभी स्टेट में हुआ, फिर सेंटर में हो रहा, फिर पंचायत के हो रहा, फिर इधर के हो रहे, फिर उधर के हो रहे. तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम दे आर बिजी विद द इलेक्शंस ओनली, तो वो वर्क पर फोकस नहीं कर पाती. एक्सपेंडिचर ज्यादा यहाँ पर होता है, खर्चा ज्यादा होता है. ठीक है, मेन पावर का यहाँ पे बर्डन और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर ज्यादातर जो उनका टाइम होता है वो इलेक्शन में इंगेज होती हैं. तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं. तो ये कहा जा रहा है कि अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं तो ये सारी चीजें क्या होंगी, आपकी कम हो जाएंगी. ठीक है, तो ये अभी है. अब फर्दर हम देखते हैं कि ये बिल पास होता है या नहीं होता है. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट हमारा ममता लॉन्चेस हाउसिंग स्कीम फॉर रूरल पुअर इन बंगाल. देखो हाउसिंग स्कीम के बारे में आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री आवास योजना. ठीक है, इसके तहत ये था कि जो रूरल एरिया में जितनी फैमिलीज हैं उन्हें 2.8 मिलियन फैमिलीज को यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, मतलब घर प्रोवाइड करना. आवास मतलब घर देना. लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का कहना ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जितना यहाँ पर फंड एलोकेट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है. और उन्होंने लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे उससे पहले उन्होंने कहा था कि अगर फंड रिलीज नहीं होगा तो जो वेस्ट बंगाल है वो खुद की एक स्कीम यहाँ पर लेकर आएगा जिसमें वो रूरल एरिया के मतलब जो रूरल पीपल है उनके लिए यहाँ पे वो हाउसिंग स्कीम यहाँ पर लेकर आएंगे. तो इसी के चलते इस स्कीम को क्या किया गया, आपका लॉन्च किया गया है. सो अर्लियर द सेंटर प्रोवाइडेड 60% ऑफ द फंड अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना while the state share 40%. ठीक है, बट मैसिव एलिगेशंस रिलेटेड टू दी नेपोटिज्म एंड फाइनेंशियल irregularities surfaced in 2022, followed which the union government stopped releasing the fund to the states. अब यहाँ पर क्या होता था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 60% फंड था वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी और 40% यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का शेयर रहता था. लेकिन जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कुछ इरेगुलरिटीज, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज देखने को मिली और नेपोटिज्म के कारण ये कुछ एलिगेशंस थे बहुत बड़े बड़े, जिसके कारण जो यूनियन गवर्नमेंट थी उन्होंने इस फंड को स्टेट की तरफ रिलीज करते हुए मतलब कि बंद कर दिया. सो दिस प्रॉम्प्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू लॉन्च बैंगलार बारी विथ इट्स ओन फंड. तो यहाँ पर इसके कारण यहाँ पर क्या हुआ, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. अब देखो हम एक बार देख लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है. हाउसिंग फॉर ऑल, ये आपकी अर्बन और ग्रामीण दोनों लॉन्च होती है. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के तहत इसको लॉन्च किया गया था. इसका मिशन ये था कि 2022 तक यहाँ पर व्हेन द नेशन कंप्लीटेड 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, हम सबको यहाँ पर क्या कर देंगे, घर प्रोवाइड कर देंगे. स्पेशली जो अर्बन पीपल है, स्लम एरियाज में मतलब जो लोग रहते हैं उनको यहाँ पर हम उनका खुद के घर प्रोवाइड करेंगे. ठीक है,
अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप एंड विद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया। फिर हमने सोचा कि अर्बन एरिया है तो हमें रूरल एरिया में भी कुछ इस तरीके की स्कीम लेकर आनी चाहिए, तो इसको लॉन्च किया जाता है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 द ईस्ट वाइल्ड रूरल हाउसिंग स्कीम इंदिरा आवास योजना वॉज रीस्ट्रक्चर टू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो इससे पहले यहाँ पर एक स्कीम थी रूरल एरियाज के लिए, उसका नाम था इंदिरा आवास योजना। इसको रीस्ट्रक्चर किया गया और क्या कहा गया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, ये आपका 1 अप्रैल 2016 से यहाँ पर इफेक्ट में आता है। इसमें कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो आपको यहाँ पर देखो दोनों में यहाँ पर अलग अलग मिनिस्ट्री है। इसमें है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखना होगा कि आप ऐसा सोचे कि प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे अर्बन है रूरल है दोनों की एक मिनिस्ट्री होगी, नहीं, यहाँ पर दोनों की अलग अलग मिनिस्ट्री है। ठीक है, इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड अ पक्का हाउस विद बेसिक एमिनिटीज टू ऑल रूरल फैमिलीज हु आर होमलेस और लिविंग इन अ कच्चा और डिलेपिडेटेड हाउस बाय द एंड ऑफ द मार्च 2022। तो यही है कि जितने लोग यहाँ पर कच्चे हाउस में रहते थे, कच्चे घर में रहते थे, उन्हें पक्का घर प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह था। बेनिफिशरीज कौन कौन से होंगे, सो SC/STs को इसमें स्पेशली फ्री बॉन्डेड लेबर जो है, नॉन SC/STs कैटेगरी, विडोज, नेक्स्ट टू किन ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, ठीक है, एक्स सर्विसमैन एंड रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिसेबल्ड पर्सन एंड माइनॉरिटीज। तो इनको यहाँ पर ये हैं आपके बेनिफिशरीज। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है। अब इनका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन यहाँ पर जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 है एंड ग्राम सभा और जियो टैगिंग के थ्रू इन्हें हम क्या करेंगे, इन बेनिफिशरीज को सेलेक्ट किया जाएगा। आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। पहला है, वैसे तो हम यहाँ पर इस आर्टिकल को कई बार डिस्कस कर चुके हैं और ये जो टॉपिक है आप इसे यहाँ पर एक टॉपिक इसका एक अलग से नोट प्रिपेयर करके रखिए कि AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर ये इसको हम रेगुलेट नहीं करते हैं, एज वी ऑल नो दैट द आवर फ्यूचर इज ऑल अबाउट AI आर्टिफिशियल, अगर हमने इसको अनरेगुलेट रखा, रेगुलेट नहीं किया, तो ना सिर्फ ये इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए क्या हो सकता है, बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपके डीप फेक्स हैं। ठीक है, डीप फेक्स की बात करते हैं, यहाँ पर वॉइस क्लोनिंग की जाती है, यहाँ पर फेस की क्लोनिंग की जाती है और मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा स्प्रेड होती है। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर प्राइवेसी का सबसे बड़ा कंसर्न आ जाता है। तो इस आर्टिकल में प्राइवेसी वाला ही जो पॉइंट है उसको डिस्कस किया गया है। देखिए इसमें क्या था, इन 2019 इंडियन गवर्नमेंट मेड headline by the announcing its intention to create the world's largest facial recognition system for policing। तो यहाँ पे policing के लिए यहाँ पर क्या किया गया था, 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये अनाउंस किया था कि वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यहाँ पर बनाएंगे पुलिसिंग के लिए। लेकिन हमें ओवर द नेक्स्ट 5 years हमने क्या देखा कि AI पावर जो सर्वेलेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरे हर जगह यहाँ पर अपना क्या कर लिया है, दबदबा बना लिया है। ठीक है, सो दिल्ली पुलिस प्रिपेयरिंग टू यूज AI फॉर क्राइम पेट्रोल्स। द लेटेस्ट प्लान इंक्लूड लॉन्चिंग 50 AI पावर्ड सैटेलाइट्स फर्दर इंटेंसिफाइंग इंडिया सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। और अभी यहाँ पर लाइक पुलिस स्टेशन की बात करते हैं, रेलवेज में यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आपका आर्टिफिशियल जो पावर्ड सर्वेलेंस सिस्टम है इसका यूज किया जा रहा है, जिससे कि हमारा जो इंडिया का सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम इंटेंसिफाई कर सके। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पर, दूसरी चीज ये है, आप सभी को पता है कि आर्टिकल 21 क्या बात करता है, राइट टू प्राइवेसी की भी यहाँ पर बात करता है। पुट्टा स्वामी केस आप सभी को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, जिसमें हम राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट इसके रिटेलिएशन में हम अगर देखते हैं, रिटेलिएशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपका एक बिल है, बिल नहीं सॉरी एक्ट है यहाँ पर, आई एम रियली सॉरी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ये पास हुआ था। इसमें ये था कि हम इंडिया जो यहाँ पर विदाउट एनी कंसेंट, मतलब किसी की कंसेंट के बिना हम यहाँ पर किसी भी पर्सन का जो डेटा है उसको मिसयूज नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि जो गवर्नमेंट है, यहाँ पर देखिए सेक्शन 7I फर्दर एग्जाम द गवर्नमेंट फ्रॉम कंसेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोसेसिंग डेटा रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली कंसर्निंग क्लॉज एम्प्लॉय। ठीक है, तो मतलब ये कहा गया है, ये इस एक्ट में एग्जाम्पशन है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है आपकी, है ना, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, विदाउट कंसेंट किसी भी पर्सन का जो डेटा है उसको यहाँ पर एक्सेस कर सकती है अगर उनको जरूरत पड़ती है। तो ये क्या कर रहा है, राइट टू प्राइवेसी का यहाँ पे वॉल्यूशन कर रहा है। इसके तहत यहाँ पर बहुत ज्यादा
पिटीशन वगैरह भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, बट हुआ कुछ नहीं, ठीक है। सो दीज एग्जाम्पशंस रेजेस रेड फ्लैग्स अबाउट द पोटेंशियल फॉर मिसयूज, स्पेशली व्हेन अप्लाइड टू एआई पावर्ड सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज दैट ऑपरेट ऑन वास्ट क्वांटिटीज ऑफ पर्सनल डेटा, ठीक है। यहाँ पर ये क्लियर हुआ। तो इसमें यही है कि देखो हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, वेस्ट की अगर हम अप्रोच करते हैं तो उन्होंने यहाँ पर इस चीज को रेगुलेट करने के लिए एक्ट को गाइडलाइंस यहाँ पर इशू कर चुके हैं। तो इंडिया को भी यहाँ पर पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकता है। सो हमें इसे क्या करना होगा, इसकी जो रिस्क है हमें ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी होगी। देखिए द EU आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, यूरोपियन यूनियन का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट है वो किसकी बात करता है यहाँ पर, artificial intelligence activities, categorizing them into unacceptable, high transparency, minimal risk levels. Unacceptable risk activities such as real-time remote biometric identification for law enforcement are prohibited under EU law unless exception apply, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक हाई क्वालिटी जो एक्टिविटीज है उसमें भी आप किसी का भी जो रिमोट बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है आप उसे नहीं कर सकते जब तक यहाँ पर मतलब बहुत ही इमरजेंसी ना हो, है ना, उस चीज में, तब तक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइक हम बात करते हैं दिल्ली, हैदराबाद, यहाँ पर भी एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी पॉलिसिंग स्टार्ट हो चुकी है पब्लिकली, लेकिन वहां पर पब्लिकली यहाँ पर जो लोगों का डेटा है उसको कलेक्ट किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, लेकिन लोगों को इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि नहीं पता है। अब जैसे जो क्रिमिनल है, हमें क्रिमिनल का रिकॉर्ड यहाँ पर रखना पड़ता है, पुलिस को रखना ही पड़ता है, इट इज वेरी ऑब्वियस। लेकिन कई बार क्या होता है, क्रिमिनल का रिकॉर्ड हमने रखा है तो ये कहा जाता है ना कि उसकी राइट टू प्राइवेसी का ये क्या हो रहा है, वॉल्यूशन हो रहा है। अब आपने क्रिमिनल का रिकॉर्ड रखा है, आप दूसरे पर्सन का भी यहाँ पर रिकॉर्ड रख रहे हैं कि मान लीजिए अगर फ्यूचर में कभी कोई होता है तो हमारे पास यहाँ पर किसी और पर्सन का डेटा ही नहीं है, तो ये थोड़ी सी यहाँ पर इशू आ रही है। तो इंडिया इज अ क्रूशियल जंक्शन इन डिप्लॉइंग AI powered surveillance while integrating advanced technologies in law enforcement and governance offers immense potential. It must be balanced against citizen constitutional rights, policy decision that embedded privacy measures into infrastructure before deployment with inherent safeguard in surveillance protocols are vital. Okay, so I hope this article is clear to you right now. Okay, now next article here is stuck in classroom student teachers and EP 2020. इस आर्टिकल का अगर हम देखते हैं, मैं आपको ब्रीफ में एक स्टोरी की तरह इसको मैं सुना देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादातर जो हमारे आज के आर्टिकल है ना वो चैलेंजेस पर ही बेस्ड है कि हम क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में हमारा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्कूल की बात करें, फिर स्कूल से वो हमारा एक जो कल्चर है वो कॉलेज में जाना, कॉलेज में जाते हैं तो हम ज्यादातर जो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम है वो कहाँ स्पेंड होता है, क्लासरूम में। कहाँ, क्लासरूम में यहाँ पर ज्यादा स्पेंड होता है। हम जो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें मार्क्स अच्छे लाने हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी उनका जो मोस्ट ऑफ द टाइम है दे स्पेंड इन क्लासरूम, स्टक है क्लासरूम में। इवन आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, उसमें भी यहाँ पर क्या है, बहुत सारे कोर्सेज। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने एक सेमेस्टर में आपके 3 से 4, 5, 6 सब्जेक्ट यहाँ पर हैं, तो अब सबको हमें थोड़ा थोड़ा भी अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम क्लासरूम में ही जाएगा। इससे हमारा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल एक्टिविटीज है, इसमें हम पीछे रह जाते हैं। तो इस आर्टिकल में बस वही बताया गया है, ठीक है। तो इंडिया में ये कहा जा रहा है कि हमें थोड़ा सा जो हमारा एकेडमिक इम्पैक्ट है, फिर वही जैसे स्कूल में है, स्कूल के बाद फिर हम कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में भी सेमेस्टर्स में हमारे इतने सारे कोर्सेज हैं, सारी चीजें हैं, तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम इस पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें मार्क्स अच्छे लाने। हमारा मार्क्स अच्छा होगा तो हम मतलब कि अच्छा। सेकंड चीज में ये कही जा रही है कि ठीक है आप मार्क्स पर यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, वेरी गुड, दैट इज नॉट एन इशू एट ऑल। नाउ सेकंड चीज ये भी कि आप इतना ज्यादा क्लासरूम में यहाँ पर टाइम स्पेंड करें, फिर भी आपका यहाँ पर हम अगर देखें कि जो लर्निंग है वो इतनी ज्यादा नहीं है ना। आप इतना ज्यादा क्लास में टाइम देख रहे हैं, लेकिन जो एक आउटकम निकल कर आना चाहिए, है ना, लर्निंग आउटकम यहाँ पर निकल कर आना चाहिए, वो इतना ज्यादा नहीं है। तो हमें इस चीज को क्या करना होगा, एड्रेस करना होगा। सो addressing the reduction in the number of possible assessment is important because NEP will lay emphasis on continuous assessment. In this system, the final grade can aggregate it from 3 or 4 assessment components.
तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए कि ये जो असेसमेंट है इसको थोड़ा कम करना चाहिए। इंक्रीज क्लासरूम टाइम इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एज वेल। अब क्लासरूम टाइम से यहाँ पर जो टीचिंग की क्वालिटी होती है वो भी इम्पैक्ट होती है। अब आप खुद सोच के देखिए, जो टीचर्स है ना, तो उनके पास कभी कभी ये रहता है कि वो सिर्फ पढ़ाने पर ही रहता है, वो ना तो रिसर्च पर फोकस कर पाते हैं, कोर्स रिवीजन और न्यू कोर्सेज को डेवलप करने पर ये फोकस नहीं कर पाते हैं, तो ये उनको भी इम्पैक्ट करता है। अगर हम अदर कंट्रीज की बात करते हैं, द क्लासरूम टाइम ऑफ 2 to 3 आवर्स क्लासरूम वीक इन EU American University was total teaching load और 2 or 3 courses semester bring the average weekly classroom। तो वहां पर वीकली 1-2 सेमेस्टर के कुछ ऐसे क्लासरूम, कुछ वीक में ही कुछ क्लासेस लगाई जाती हैं, बाकी वो जो है वो रिसर्च पर, इन सारी चीजों पर फोकस करते हैं। इन कंट्रास्ट इंडिया में देखते हैं तो हमारा 14 to 16 आवर ऑफ वीक जो कहा जाता है, हम सिर्फ क्लासरूम में ही स्पेंड कर देते हैं, है ना, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। So thus to realize the vision of NEP 2020 fully, the serious reconsideration of the number of courses and classroom time course in a new 4-year undergraduate program across India is necessary। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आने होंगे जिसमें हमारा जो क्लासरूम है, ये जो हमारी रोट लर्निंग है, रोट लर्निंग मतलब रट्टाफिकेशन वाली जो लर्निंग है, इसे हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। हमें यहाँ पर सेल्फ लर्निंग स्किल पर भी फोकस करना होगा बच्चों की, और हाई लेवल ऑफ एजुकेशनल परस्यूट भी हम जिससे निकल कर आ सके। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज द चैलेंजेस ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। देखो इसमें भी वही बात की जा रही है। आपका यहाँ पर आप सभी को पता है क्या, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए हमारे यहाँ पर एक इंश्योरेंस स्कीम भी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए उसका नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को उसका नाम यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब उसमें हम क्या करते हैं, उस इंश्योरेंस में हम 5 लाख रुपीज पर फैमिली प्रोवाइड करते हैं। कितना? 5 लाख रुपीज पर फैमिली, नॉट पर पर्सन, आपको ये याद रखना है। उसमें मतलब कि ये है कि आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना यहाँ पर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो आप पर फैमिली 5 लाख रुपीज। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है आपका हेल्थ पर, उसको इंक्रीज कर रही है। ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो भी आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ठीक है, आप एक्सपेंडिचर यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, हेल्थ का जो यहाँ पर परसेंटेज है ना, हेल्थ में जितना आपको स्पेंड करना है आप उसको इंक्रीज करें, लेकिन उसके साथ साथ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो गवर्नमेंट का यहाँ पर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं है। आपको इतने अच्छे जो फैसिलिटीज है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाएंगे आपको इतनी अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं मिलती, पहली चीज तो ये। तो इसके लिए फिर क्या ऑप्ट करते हैं हम प्राइवेट हॉस्पिटल ऑप्ट करते हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल, जैसे कि हमने इस स्कीम की बात की, इसका नाम है आयुष्मान भारत स्कीम, जिसके तहत यहाँ पर फैमिली को 5 लाख रुपीज का इंश्योरेंस दिया जाता है। अब आप खुद सोचिए, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो 5 लाख रुपीज यहाँ पर वहां कुछ भी नहीं होता, वो 3-4 दिन में ही आपका वो पूरा कवर अप कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, फिर उनको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी, यहाँ पर ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, ये अब बहुत ही तेजी से क्या कर रही हैं, आपकी स्प्रेड हो रही हैं। तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रेटेजिक और रीजन स्पेसिफिक पब्लिक हेल्थ जो मैसेजिंग है, इस चीज को एड्रेस करना होगा। हम किस तरीके से हमारा जो हेल्थ सिस्टम है ना, इसको इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ जो हमारे लाइक ऑन द अदर हैंड देखिए, देयर इज अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ एडल्ट्स विद हाई ब्लड शुगर रेट्स अक्रॉस द वेस्ट बंगाल। तो इसमें वेस्ट बंगाल का एग्जांपल दिया है। जो कुछ स्टेट्स हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स यहाँ पर अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पर ये पैरा पढ़िए, द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस आर सिग्निफिकेंट, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑलरेडी अकाउंट फॉर मेजोरिटी ऑफ हेल्थ स्पेंडिंग इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। अ पेपर पब्लिश्ड, यहाँ पे एक पेपर पब्लिश हुआ था, उसका नाम था संगर एट एल 2018 नोटेड दैट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर accounted for more than 50% of the health spending। यहाँ पर आउट ऑफ हमारा लाइक हम अगर 100% है तो उसमें से 50% तो हम ही यहाँ पर अपनी पॉकेट से दे रहे हैं इन पुअर स्टेट्स लाइक झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। बट कंपैरेटिवली यहाँ प्रॉस्परस जो स्टेट्स लाइक केरल की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर आपको सिस्टम दिखाई देता, फिर भी वहां पर भी क्या हो रहा है, आपको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 50% हमें दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पर एक केस बताया गया। इसमें एक वेस्ट बंगाल का भी केस यहाँ पर कि वेस्ट बंगाल में पब्लिक सेक्टर में हमें एक एडिक्वेट यहाँ पर जो चीजें हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, मोजाइक चैलेंज है। द डेटा हियर इलस्ट्रेट हाउ हेल्थ केयर इज इंटरकनेक्टेड
integrated system that present a complex mosaic of challenge and opportunities. These cannot be addressed by blanket solution that are unmindful of the uniqueness of the local area health profile, its deeper relation to history, culture and ways of working. ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर ये आर्टिकल क्लियर होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा लास्ट आर्टिकल, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है. चाइना इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेट कलेक्टर. मतलब चाइना क्या करता है, सबको पैसे देता है उधार में. और कैसे देता है, ऐसी कंट्रीज को नहीं देता जो कंट्रीज यहाँ पर पैसों को रिटर्न कर सके, उनका जो डेट है उसको वापस कर सके. वो ऐसी कंट्रीज को देता है पैसे कि जिनके पास वो ऑलरेडी क्या है, आपकी गरीब है, पुअर नेशन है, ऐसे लोगों को देता है और ऐसी कंट्रीज को देता है, मतलब कि ठीक है, लोगों को नहीं. अब आज के टाइम पे देखते हैं तो चाइना आज के टाइम पर यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेट कलेक्टर बन चुका है. इससे पहले यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट था और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद देखते हैं फिर यहाँ पर चाइना था. लेकिन चाइना, सॉरी नॉट चाइना, मतलब चाइना ने, जापान था, तो जापान को यहाँ पर सरपास करके आज कौन है, चाइना बन चुका है. तो देखिए, जापान लैंड द हाईएस्ट अमाउंट फॉलोड बाय जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट एंड द यूनाइटेड किंगडम. तो सबसे पहले यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स दिया करता था, फिर जापान ने उसको रिप्लेस कर दिया था. लेकिन आज के टाइम पर हम देखते हैं कि जो 25% ऑफ जो भी यहाँ पर एक्सटर्नल, मतलब डेट देना, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री को पैसे देना, जैसे चाइना ने यहां पर दिया किसको, पाकिस्तान को, श्रीलंका को. ठीक है, अब श्रीलंका के पास इतना पैसे नहीं था कि वो पूरा क्या कर सके, अपना जो कह सकते हैं लोन यहाँ पर जो भी डेट लिया उसको चुका सके. तो श्रीलंका का यहाँ पर क्या किया, आप सभी को पता है, हम्बनटोटा जो पोर्ट था वो यहाँ पर हैंडओवर करना पड़ा किसको, चाइना को. ठीक है, अभी यहाँ पर चाइना ने क्या किया है, आप देखेंगे बहुत ही चालू है चाइना. चाइना ने क्या किया, यहाँ पर लाओस को, यहाँ पर जो पूरेस्ट नेशन है एशिया में, उसको यहाँ पर डेट दिया है. अब पता है कि वो लाओस जो है आपका, वो यहाँ पर नहीं दे सकता है, इतना लोन जो यहाँ पर दिया गया है नहीं दे सकता है. तो फिर वो क्या करेगा, उसका कुछ ना कुछ पार्ट, या फिर जो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको यहाँ पर उस कंट्री को उसमें इन्वॉल्व कर लेगा. फिर अंगोला की बात करते हैं, सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है ये सब सहारन अफ्रीकन नेशन में. इनके पास अच्छा खासा रिसोर्स है, लेकिन उस रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है इनको नहीं पता. अब चाइना यहाँ पर आ गया, चाइना ने इनको क्या किया, डेट दे दिया, मतलब उधार दे दिया. ठीक है, लोन दे दिया. अब उनके पास भी इतने पैसे नहीं, तो वहां भी कुछ ना कुछ यहाँ पर करेगा चाइना. तो इस तरीके से यहाँ पर चाइना क्या कर रहा है, आज के टाइम पर ये जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, चाइना इसको फॉलो कर रहा है और इसी तरीके से वो सारे नेशंस को अपने कंट्रोल में, इसका देखो एक अलायंस बनता जा रहा है धीरे धीरे. आप देख रहे होंगे, पाकिस्तान देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पर उसका अलायंस बनता जा रहा है. और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो चाइना का है ही बेस्ट एकदम, आप कह सकते हैं. अब इंडिया की बात करते हैं तो देखियो, इंडिया ऐसा कुछ क्यों नहीं सोचता है. क्वेश्चन ये आता है ना कि ठीक है चाइना ऐसा करा, हमको भी ऐसा कुछ करना चाहिए, है ना. इससे क्या होगा, एक आपका अलायंस बनता है, और अलायंस नहीं बनता, मतलब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि द कंट्री ऑफ मेजोरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड राइज इन एक्सटर्नल डेट इन मैनी कंट्रीज इन द लास्ट 20 years. So the data of the chart was sourced from the International Debt Report 2024. The report was released by the World Bank. तो ये आप रिपोर्ट का नाम याद रखेंगे, डेट रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट. ये किसके द्वारा रिलीज की गई थी, आपकी वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है. ठीक है, आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर. तो देखो, आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल से आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी. बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट लगता है, सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन.